गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल लास्ट में अपन ने बात की थी किसकी बेटा? एटीएस की बात की थी। एटीएस का अर्थ क्या बताया था अपन ने? तब अपन ने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स के दौरान अधिकांश ऊर्जा किसके रूप में बदल गई बेटा? NADH2 या FADH2। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसके रूप में? शरीर में जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा किसके रूप में? ATP के रूप में। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त हुई ऊर्जा को ATP के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम काम आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है क्या? तब अपन ने कहा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त हुई या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान बने NADH2 व FADH2 का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। अब NADH2 का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है बेटा? NAD प्लस, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब NADH2 के ऑक्सीकरण से रिलीज हुए हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है बेटा कौन? आणविक ऑक्सीजन। अब आणविक ऑक्सीजन किसका कार्य कर रही है? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य कर रही है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही तक किसको बेटा? NADH2 या FADH2 के ऑक्सीकरण से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इलेक्ट्रॉन वाहक। ये इलेक्ट्रॉन वाहक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर किसके रूप में पाए जाते हैं? एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के कारण इस सिस्टम का नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन वाहक है, ये इलेक्ट्रॉन वाहक एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं जिनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन वाहक है बेटा? पहला अपने पास आता है FMN, फ्लोरो मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। दूसरा आता है कौन सा? आयरन सल्फर प्रोटीन। तीसरा आता है यूबिक्विनोन। चौथा आता है साइटोक्रोम बी। पांचवा आता है साइटोक्रोम C1। छठा आता है साइटोक्रोम C। सातवां आता है साइटोक्रोम A1 या A। और आठवां आता है साइटोक्रोम A। अब ये इलेक्ट्रॉन वाहक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर क्या पाए थे बेटा? एक श्रृंखला के रूप में पाए। इलेक्ट्रॉन वाहक के समूह बना देंगे। इन समूह को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के नाम दे दिए बेटा अपन ने कितने? 5। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब इसमें साथ में अपन ने क्या कहा बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अपन ने पढ़ी थी। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में ये इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ रही है, तो दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तीसरी तरफ अंदर की तरफ क्या होगा? मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स। अब डायग्राम को दो टुकड़ों में, एक पूरा डायग्राम है लेकिन एक बोर्ड में पूरा नहीं आने के कारण इसके दो टुकड़े बनने बनाए। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले बेटा NADH2 का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से क्या बनेंगे? NAD प्लस, हाइड्रोजन आयन प्लस है इलेक्ट्रॉन। इन हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन को NADH2 के ऑक्सीकरण से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन को व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है बेटा कौन? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। किसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है? ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, NADH2 का। कौन है बेटा? फ्लोरो मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब फ्लोरो मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन यहां से क्या ग्रहण कर रहा है बेटा? प्रोटीन ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर रहा है। यह हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन FMN का अपचयन कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं किसमें? FMNS2।
किसमें कर देते हैं, FMnH2 में। अब FMnH2 का वापस क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से क्या बनेगा बेटा, FMn और साथ में क्या रिलीज होंगे, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो जाते हैं कहां बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर बेटा, आयरन सल्फर प्रोटीन। कहां पहुंच जाते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। अब आयरन सल्फर प्रोटीन के निर्माण में कौन सा एलिमेंट्स भाग लेता है बेटा, आयरन भाग लेता है, यह आयरन युक्त प्रोटीन है। अब आयरन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, Fe+3, यानी कि कौन सी अवस्था में, फेरिक अवस्था। कौन सी अवस्था में, आयरन सल्फर प्रोटीन का फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने का मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। किसमें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन Fe+3 एलिमेंट्स ग्रहण करेगा, परमाणु ग्रहण करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही इसमें तो क्या बेटा, Fe+2, यानी कि फेरस में। तो आयरन सल्फर प्रोटीन के फेरिक का अपचयन हो गया बेटा किसमें, फेरस में। फेरस का वापस ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, फेरिक में। इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, रिलीज। रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है, यूबिक्यूनोन। अब अपन ने क्या कहा था आपको, FMn व यूबिक्यूनोन इलेक्ट्रॉन वाहक होने के साथ साथ किसके वाहक है बेटा, हाइड्रोजन वाहक का कार्य भी करते हैं। किसका कार्य करते हैं, हाइड्रोजन वाहक। तब यहां जल के दोनों का अपघटन होता है, जिससे दो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। यह हाइड्रोजन आयन और इसके इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनोन का अपचयन कर देते हैं किसमें, यूबिक्यूनोन H2 में। यूबिक्यूनोन H2 का अपचयन होने के पश्चात उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से वापस का रिलीज होंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण ट्रांसफर, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर कर देते हैं बेटा कहां, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, अगले इलेक्ट्रॉन है वाहक। अगले इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य कौन करता है बेटा, साइटोक्रोम बी। अब साइटोक्रोम बी भी किसका बना हुआ बेटा, आयरन युक्त एलिमेंट से। कैसा प्रोटीन है बेटा, आयरन युक्त प्रोटीन है। अब उसके फेरस का फेरिक का अपचयन हो गया बेटा किसमें, फेरस में। फेरस का वापस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन किसमें, फेरिक में। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर, साइटोक्रोम C1 पर। साइटोक्रोम C पर वही फेरस से फेरिक से फेरस, फेरस से वापस क्या बन जाएगा, फेरिक। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बेटा किस पर, अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर बेटा, यूबिक्यूनोन पर। यूबिक्यूनोन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी है, किसका अपघटन होगा बेटा, जल का। हाइड्रोजन कहीं कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर बेटा, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C। अब ये कॉम्प्लेक्स बनता है आपके पास कौन सा, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है कौन सा, कॉम्प्लेक्स थर्ड। ये बन रहा है कॉम्प्लेक्स कौन सा बेटा आपका, फोर्थ। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को यूबिक्यूनोन से ट्रांसफर कर देता है, अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर, साइटोक्रोम A1 पर। साइटोक्रोम A से वही इलेक्ट्रॉन फेरस की से फेरस, फेरस से वापस फेरिक, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कहां, साइटोक्रोम A3 पर। अब यहां साइटोक्रोम A3 बड़ा क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। अब इलेक्ट्रॉन ने डाउनहिल जर्नी के अकॉर्डिंग क्या की बेटा, यात्रा, तो रिलीज होने वाला इलेक्ट्रॉन कैसे ऊर्जा वाला होगा बेटा, सामान्य ऊर्जा। कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया, सामान्य ऊर्जा वाला। अब सामान्य ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से कहां पहुंच गया बेटा, मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन राही, यहां साइटोक्रोम A3 तो क्या बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहक है, जबकि दूसरी तरफ कौन, ऑक्सीजन जो अपन ने ब्रीथिंग द्वारा ग्रहण की गई है, वो ब्रीथिंग द्वारा ग्रहण की गई है वायुमंडलीय ऑक्सीजन किसका कार्य करती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य। किसका कार्य करती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही का। अब
ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए बेटा? ऑक्सीजन। कहां पहुंच गए? ऑक्सीजन पर। अब दूसरी तरफ बात याद रखनी है बेटा, ये आपके पास है बेटा मैट्रिक्स, ये आपके पास है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन आयन के लिए क्या होती है? अपारगम्य। अब मैट्रिक्स में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन आयन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वाहक। और कौन से इलेक्ट्रॉन वाहक? FMl, और दूसरा कौन सा बेटा? यूबी। अब ये हाइड्रोजन आयन कहां पहुंच गए? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसके कारण इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ का पीएच में अंतर आ गया, जिसके कारण पीएच ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया, पीएच प्रवणता उत्पन्न हो गई। अब ये हाइड्रोजन आयन कहां गए? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आए हुए हाइड्रोजन आयन के लिए मेम्ब्रेन वापस क्या है बेटा? अपारगम्य। इनके लिए एकमात्र मार्ग क्या है बेटा? क्रिस्टी, और क्रिस्टी पर लगे हुए F1 कौन से कण बेटा? F1 कण। अब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से ये हाइड्रोजन आयन क्रिस्टी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें बेटा? F1 कण में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। ये एटीपीएज एंजाइम जब दो हाइड्रोजन आयन इस F1 कण को पार करते हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी को जोड़कर मुक्त होने वाली ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हुई थी उस ऊर्जा को जोड़कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ किसको जोड़ देता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है बेटा? एटीपी बनती है। अब दो हाइड्रोजन आयन जब F1 पार्टिकल्स को पार करते हैं तो एटीपीएज एंजाइम एक एटीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर किसका निर्माण कर देता है? एक एटीपी का निर्माण। अब हाइड्रोजन आयन पूरे कहां पहुंच गए? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में पहुंचे हुए हाइड्रोजन आयन के भी अंतिम इलेक्ट्रॉन रहे कौन है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आणविक ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को और उन हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके किसका निर्माण कर देता है? चलो अब यहां किसका निर्माण हुआ? ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, सॉरी एटीपी का निर्माण हुआ। किसकी उपस्थिति में हुआ? किसकी उपस्थिति में हुआ बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसलिए इस प्रकार के एटीपी के निर्माण को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब दो हाइड्रोजन आयन जब F1 पार्टिकल्स को पार करते हैं तो एटीपीएज एंजाइम द्वारा कितने एटीपी का निर्माण होता है? एक एटीपी का निर्माण। कितने एटीपी का निर्माण होता है? एक एटीपी का। अब अपन कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल में बनने वाले NADH2 से सदैव कितने एटीपी बनते हैं बेटा? 3 एटीपी बनते हैं। क्यों बनते हैं 3 एटीपी? तो उसका कारण क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल्स में बनने वाले NADH2 से NADH2 के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है बेटा? FMn से हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन कहां तक ट्रांसफर होते हैं बेटा? आणविक ऑक्सीजन तक ट्रांसफर होते हैं। तो 3 स्थानों पर इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर किसका निर्माण करती है? एटीपी। या अपन यूं कह सकते हैं NADH2 के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है बेटा? FMn। FMn से इलेक्ट्रॉन कट अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही आणविक ऑक्सीजन तक ट्रांसफर होने के दौरान कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त होते बेटा? 2, 4 और 6 हाइड्रोजन आयन मुक्त।
दो हाइड्रोजन आयन जब किसको पार करते हैं, एटीपी एक एंजाइम को पार करते हैं या F1 पार्टिकल्स को पार करते हैं, तब जाके एक एटीपी का निर्माण होता है। तो यहां से दो दो और दो, यानी कितने एटीपी बनते हैं, 3। जबकि दूसरी तरफ क्रेब साइकिल्स में बनने वाले FeDH2 से सदैव कितने एटीपी बनते हैं बेटा, 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी क्यों बनते हैं, तो उसका कारण क्या है बेटा, FeDH2 के ऑक्सीजन से मुक्त होने वाले जो हाइड्रोजन आयन है उन हाइड्रोजन आयन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, एफएमएन न होकर कौन होता है, यूबी क्यूनोन। और यूबी क्यूनोन से आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो 2 स्थानों पर इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, या अपन कह सकते हैं केवल कितने हाइड्रोजन आयन बनते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, जिसके कारण सदैव कितने एटीपी का निर्माण होता है, एक FeDH2 के अणु से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। दूसरी तरफ आपके पास आया था, याद करो, जब अपने पास ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पूरी हुई थी बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आपके पास 2 अणु किसके बने थे, NADH2 के बने। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में NADH2 के कितने अणु बने थे, 2 अणु बने थे। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है बेटा, साइटोप्लाज्म। कहां कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो ये आपके पास हो गई बेटा कौन सी, ये हो गई आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया आपके पास बेटा, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनता है, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलाइसिस। अब साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब NADH2 कहां मिलेगा, कहां मिले, साइटोप्लाज्म। जबकि NADH2 से एटीपी का निर्माण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तब इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले NADH2 को कहां जाना पड़ेगा बेटा, कोशिका द्रव्य से कहां जाना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां जाना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होना है, लेकिन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन NADH2 के लिए क्या होती है, अपार करने। किसके लिए बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन किसके लिए, NADH2 के लिए क्या होती है, NADH2 के लिए अपारगम्य होने के कारण ग्लाइकोलाइसिस या साइटोप्लाज्म में बनने वाले NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, किसकी आवश्यकता होती है, वेक्टर या वाहक की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है, वेक्टर या वाहक की आवश्यकता होती है। अब वेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक मेलेट एस्पार्टेट सटल, और दूसरा है ना कौन सा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट
सटल। अब मेलेट एस्पार्टेट सटल यदि ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बनने वाले NADH2 को ATS में ट्रांसफर करता है, तब अपन ने कहा NADH2 के एक अणु से सदैव कितने एटीपी बेटा 3 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। जबकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल यदि NADH2 का ट्रांसफर करता है तो एक अणु से कितने बेटा NADH2 के एक अणु से 2 एटीपी का निर्माण होता है। कारण क्या रहा था बेटा? कारण हो गया कौन सा बेटा? तो उसका कारण क्या है? यदि मेलेट एस्पार्टेट सटल किसको ले जाता है? NADH2 को ले जाता है, तब NADH2 के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य कौन करता है बेटा? FMN। अब FMN इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है तो उस कंडीशन में FMN से अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के लिए दौरान कितने हाइड्रोजन आयन बेटा? 6 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और 6 हाइड्रोजन आयन रिलीज होने के कारण 2-3 एटीपी का निर्माण। अब ये हाइड्रोजन आयन द्वारा 2 हाइड्रोजन आयन से ही 2 एटीपी का निर्माण क्यों होता है? इसके लिए एक मैकेनिज्म दे रखी है बेटा, पीटर मिशेल की एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म दे रखी है, उस थ्योरी को पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा। अब यदि मेलेट एस्पार्टेट सटल आ रहा है तो वो NADH2 के हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाएगा? FMN, और FMN से आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने पर कितने बेटा 3 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल यदि ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 को ATH में ट्रांसफर करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होते हैं बेटा? या प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य कौन करता है? यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन से आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के दौरान 2 स्थानों पर ही इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा किसको किसके साथ जोड़कर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर किसका निर्माण करता है बेटा? एटीपी का। किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। इस प्रकार आपका चौथा पार्ट कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा? ATS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अब बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो थोड़ा बड़ा इस प्रकार का डायग्राम ना होकर सीधा डायग्राम दे रखा है। अपन को परीक्षा की दृष्टि से यही आगे NCERT बुक है उसमें भी यही चलता है और यही अपन क्या करना बेटा काम में। ये हो गया बेटा आपका पास कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। अब शुरू करते हैं अपन बेटा कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनऑक्सीजन। आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले संश्लेषण को अपन क्या कहते हैं? अनऑक्सीजन। जिसकी संपूर्ण रिएक्शन क्या थी? C6H12O6। आणविक ऑक्सीजन का बाहर से उपयोग नहीं किया जाएगा। रिएक्शन क्या थी? 2CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस 6 किलो कैलोरी 6 किलो कैलोरी। अब इसकी पढ़नी है बेटा आपको क्या?
मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, वही पहला चरण कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस। इससे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में ही या कोशिका द्रव्य में ही क्या होती है, संपर्क होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीजन में क्या था, पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपर्क होती है, जबकि यहां पूरी प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है। अब सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन हो, वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में बेटा कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज से या ग्लूकोज का सूत्र ले लो C6H12 O6 से क्या बनता है बेटा, C3H4O3 पायरुवीय अम्ल। कितने अणु बने बेटा, 2। साथ में क्या बनी, 2 शुद्ध एटीपी का भी तो लाभ हुआ था बेटा, प्लस साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके बने थे, NADH2। ये प्रोसेस होगी बेटा कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। यहां तक की प्रोसेस ऑक्सीशोषण या अनऑक्सीशोषण दोनों में क्या होती है बेटा, समान। क्या होती है, समान। अब यदि अनऑक्सीशोषण चल रहा है तो पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश न करके बेटा कहां रहता है, कोशिका द्रव्य में ही रहता। अब कोशिका द्रव्य के अंदर आपके पास क्या बने हुए बेटा, पायरुविक एसिड के 2 अणु। एक पायरुविक एसिड का सूत्र क्या था, याद करो, अणु सूत्र था CH3 C+O COOH। ये आपके पास किसका सूत्र बेटा, पायरुविक अम्ल। अब कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने हुए पायरुविक अम्ल का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है बेटा, सॉरी, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बाहर निकलेगा बेटा, CO2 का एक अणु। अब यहां से क्या निकल गया बेटा, CO2 का एक अणु बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, CH3 CHO, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, क्या बन गया बेटा, एस्टल्डिहाइड। क्या बन गया, अणु कितने हैं, 2 अणु लेते चलोगे तो CO2 के भी कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु, तो एस्टल्डिहाइड के भी कितने अणु बन जाएंगे, 2। अब क्या बन गया बेटा आपके पास, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु, एक अणु को ले लो बेटा, एस्टल्डिहाइड का क्या हो जाता है बेटा, अपचयन। अपचयन होने के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन कहां से प्राप्त होंगे बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास 2 अणु किसके बने थे, NADH2 के भी तो बने थे। 2 में से एक अणु का पहले आप क्या करा दो बेटा,
डिहाइड्रोजनेशन क्या बन गया बेटा NAD प्लस क्या रिलीज हो गई दो हाइड्रोजन वो दो हाइड्रोजन आयन एस्टर डिहाइड्रोजन क्या करते हैं बेटा अब चेन काम होगा CH3 वैसा वैसा रख दो वैलेंसी पूरी करने के लिए CH के साथ क्या जोड़ दूंगा CH2 और O के साथ एक OH जोड़ दो तो क्या बन गया बेटा क्या बन गया एथेनॉल क्या बन गया बेटा एथेनॉल अणु कितने हैं दो तो दो एथेनॉल के भी कितने अणु दो और दो यहां रिएक्शन को पूरा कर दो बेटा क्या किया था C6H12 O6 2CO2 ये दो CO2 आ गया बेटा प्लस 2 C2H5 पे OH या CH3CH2 OH नहीं तो एक ही बात है प्लस अब एनर्जी एटीपी के रूप में कितनी बनी तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बेटा आपके पास दो अणु पायरुविक अम्ल के प्लस दो अणु एटीपी के प्लस दो अणु बेटा किसके NADH2 की अब NADH2 के दो अणु यहां क्या हो गए बेटा यूज हो गए एस्टर डिहाइड्राइल केवल वेबसाइट में क्या हो गए यूज हो गए तो NADH बैलेंस बराबर हो गया बचा क्या सिर्फ बेटा पायरुविक एसिड से आगे जाकर एथेनॉल बन गया और बचा क्या एटीपी कितने एटीपी दो एटीपी तो अनोक्सी संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी बनते बेटा दो एटीपी का ही निर्माण होता है थैंक्स ये एनऑक्सी संश्लेषण की मैकेनिज्म पूरी होती है थैंक्स